आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओमेगा स्टडी ऑनलाइन पर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12वीं का फिजिक्स सब्जेक्ट का असाइनमेंट अक्टूबर माह का, जिसमें आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में अपन पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को कवर करेंगे, साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, और अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन था कि ओम के नियम को लिखिए, उसकी 2 सीमाएं लिखिए। तो देखिए, आपका ओम का नियम कुछ इस प्रकार से होता है। तो ओम का नियम जो है 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। उसके अनुसार देखिए ये क्या होती है आपका, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के फेरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमणपाती होता है। तो इसको कहते हैं ओम का नियम। ओम के नियम अनुसार जो है आपका V = RI होता है, और कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ बनता है। तो आपको इस सबको देख लेना है। अब चलिए देखते हैं ओम के नियम की सीमाएं। तो ओम के नियम की सीमाएं हैं कि चालक का ताप नियत हो, क्योंकि यदि चालक का ताप नियत नहीं होगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बदलते रहेगा। इसलिए चालक के ताप को नियत रहना जरूरी है। दूसरा है चालक में विकृति ना हो। तो चालक में विकृति ना हो का कहने का मतलब है कि चालक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में परिवर्तन ना हो। हो गया। अब देखिए, इसका जो पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें आपका अंकित क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, उसको चलिए बनाते हैं। तो आप प्रश्न देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है ये, माने कि 1 का बी यानी कि बा। अब देखिए, अपन मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको क्वेश्चन खुद से देखना है कि मान दिया है, क्या दिया हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक चालक का प्रतिरोध x ओम है, और उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो कुछ दिया हुआ है अल्फा = अब अपन मान लेते हैं कि उसी चालक का प्रतिरोध 3x कहाँ पर हो जाता है आपका, तो T डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। तो अपने पास एक फार्मूला होता है प्रतिरोध ताप गुणांक का, जहाँ पर R = R0 ब्रैकेट में 1 + अल्फा T होता है। यहाँ पर इस मान को रख देंगे। देखिए, यहाँ पर जो R0 है ना वो x की वैल्यू है, और R जो है 3x की वैल्यू है। और प्रश्न में दिया हुआ है कि जो देखिए यहाँ पर R = 3R0 लिखा है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है, शर्त में दिया हुआ है कि उसका जो प्रतिरोध है बाद में 3 गुना बढ़ जाता है। तो कितने ताप पर बढ़ता है वो अपन को ज्ञात करना है। तो सभी मानों को देखिए मैंने वहाँ पर रख दिया। यहाँ पर जो आपका जो यहाँ पर सिंपल R था वो आपका बन गया 3R0। यहाँ पर R0 से R0 यहाँ पर देखिए कट गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 3 बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पे 1 को ट्रांसफ़र कर दिए, 2 बचा। तो इस तरह से आपको ये सभी उत्तरों को लिख लेना है। ये बिल्कुल ही सही है, इसको कई बार चेक किया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो पहला क्वेश्चन का दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस पर जो चालक का प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा आपका, 3 गुना हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें इसी तरह के नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 कहता है कि किरचॉफ के नियम को लिखिए और इसकी सहायता से व्हीटस्टोन जो ब्रिज होता है यानी सेतु, उसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो देखिए, किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। किरचॉफ का देखिए प्रथम नियम हो गया जिसको संधि का नियम कहते हैं। इसके अनुसार शून्य होता है, और इसे निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, यानी सिग्मा I = 0, यानी सिग्मा I का मतलब है सभी करंट को योगफल कितना होगा, 0 होगा। इस तरह से आप जो है थोड़ा सा डायग्राम बना सकते हैं और थोड़ा सा और समीकरण लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है सॉरी, इसी का दूसरा है, क्योंकि जो किरचॉफ का नियम है उसमें 2 नियम होते हैं। ये देखिए आपका किरचॉफ का पहला नियम था और किरचॉफ का दूसरा नियम जिसको बोला जाता है द्वितीय नियम या फिर पास या फिर लूप का नियम। इसके अनुसार देखिए क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उस लूप के विभिन्न भागों में धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये जो है किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन था कि किरचॉफ के पहले और दूसरे नियम का उपयोग करके व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति स्थापित कीजिए। तो देखिए आपको बुक से अच्छे से देख लेना है। और तो देखिए अपन एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना चुके हैं, यानी सेतु बनाए हैं, ठीक है, जिसमें PQRS आपका प्रतिरोध है, I1 I2 I3 और I4 धारा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखते जाना है, ठीक है। समझने के लिए आपको बुक का मदद ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अपन इसको बना देंगे। अगर आपको इसको डिटेल्स में जानना है तो कमेंट कीजिए, इसका ऑलरेडी मेरे पास मेरे चैनल में वीडियो है, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन के पास जो है समीकरण मिल के, ये समीकरण देखिए 1 हो गया,
ये आपके पास समीकरण 2 हो गया। ये समीकरण आपके पास देखिए यहाँ पर समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। उन सभी समीकरण को देखिए सॉल्व करेंगे। अब समीकरण 3 में 4 का भाग दे देंगे तो अपन को कुछ इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी I1P डिवाइड बाई I2Q इज इक्वल टू I3R इंटू I4R। चूँकि I1, I2 और I3, I4 जो है समीकरण 1 और 2 से बराबर होते हैं, तो जब मान रखेंगे ना तो I1 और I2 का मान जो है कट जाएगा, तो बचेगा PQ बाई RS। और इसी जो है संबंध को अपन को ज्ञात करना था, क्योंकि इसे बोला जाता है सेतु संतुलन की। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको बनाना है एक चल कुंडली धारा मापी का चित्र बनाना है, उसकी रचना लिखना है, उसकी कार्यविधि लिखना है और उसका सिद्धांत लिखना है। तो देखिए अपन पढ़ते हैं। देखिए ये है चल कुंडली धारा मापी। इस प्रकार के धारा मापी में चुंबक स्थिर होता है तथा कुंडली विक्षेपित होती है। और ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं आपका। पहला निलंबित कुंडली धारा मापी, दूसरा आपका किलकित कुंडली धारा मापी। ठीक है, उसका चित्र अपन कुछ इस तरह से चित्र बना लेंगे। और चूंकि इसकी रचना भी बताना था, ठीक है, अपन चित्र बनाने के बाद इसकी रचना के बारे में बता देंगे। क्योंकि इसका क्योंकि इसमें देखिए 4 क्वेश्चन है आपका, रचना है, सिद्धांत है, कार्यविधि है, चित्र है, और सभी मिलाकर के 4 नंबर है, यानी कि सभी में 1-1 नंबर है। इसलिए अपन रचना को देखिए कुछ इस तरह से पॉइंट में लिख देंगे, अपना काम चल जाएगा। पहला इसमें देखिए, इसमें एक आयतकार कुंडली ए होती है। आयतकार कुंडली जो होती है वो तांबे के तार को एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेट कर बनाते हैं। इसमें 2 चुंबक होते हैं, जैसे चित्र में आपको दिख रहा है 2 चुंबक, एन से 2 चुंबक होते हैं। फास्फर ब्रांच की पतली पत्ती एक द्वारा मोनोटोपी एच को लटका दिया जाता है। तो ये अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये इसका रचना हो गया। अब देखिए इसका कार्य और सिद्धांत। तो इसका कार्य और सिद्धांत को अपन एक साथ लिखेंगे क्योंकि कार्य अलग से कहीं पर डिफाइन नहीं किया गया है। देखिए कार्य और सिद्धांत क्या है तो पढ़ लेते हैं। देखिए इसको, जब किसी धारावाही कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाता है कि उसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, तो उस पर कार्य करने वाले विक्षेपक बल आघूर्ण अधिकतम होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको विक्षेपक बल आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। और विक्षेपक बल आघूर्ण यानी कि टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका NIAB। एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, आई क्या है, धारा है, कुंडली में प्रवाही धारा है, ए क्या है, उस कुंडली का क्षेत्रफल है, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो इन सबको भी अलग अलग लिख सकते हैं आप। अब देखिए जो विक्षेपक बल आघूर्ण है ना, वो है। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास कुछ इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। और लास्ट में हमें मिलेगा कि जो धारा प्रवाहित होता है वो जो फाई यानी कि विक्षेपक आघूर्ण के क्या होता है आपका अनुक्रमणपाती होता है। अर्थात चल कुंडली धारा मापी में बहने वाली धारा कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमणपाती होता है, और इसी को बोला जाता है चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसी क्वेश्चन में और भी बचा था, आपको धारा मापी की सुग्राहिता भी ज्ञात करनी है। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता, तो इसकी सुग्राहिता 2 प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। पहला होता है आपका धारा सुग्राहिता और दूसरा होता है आपका वोल्टेज सुग्राहिता। तो इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा। अरे बाबा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जितने लोग भी, चिन्नू, मिन्नू, टिन्नू, फीला, मुन्ना, जितने लोग भी देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के नए वीडियो इस चैनल पर मिलते रहे और हमें आपके एक लाइक से नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर बताइए। तो देखिए ये 4 पॉइंट इसमें बोला गया है, तो ये चारों पॉइंट को देखिए इसमें कवर किया गया है आपके लिए। ये पहला हो गया आपके पास, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। वीडियो को रोक रख के आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें क्या है आपके पास बायो-सेवर्ट का नियम है। तो देखिए बायो-सेवर्ट के जो नियम को 1820 में 2 फ्रांसीसी भौतिकविद थे, एक जिनका नाम है आपका जीन बायो बैप्टिस्ट और फेलिक्स सेवर्ट। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल के जो है आपका बायो-सेवर्ट का नियम दिया था। और बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार जो है किसी धारावाही चालक तार के पास में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है DB, वो कुछ इस तरह से होती है। पहला तो चुंबकीय क्षेत्र जो है धारा के अनुक्रमणपाती होता है, समीकरण 1 हो गया। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र जो है अल्प पृष्ठ यानी कि धारा अवयव के अनुक्रमणपाती होता है, यानी कि DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL हो जाएगा, समीकरण 2 हो गया। फाइन थीटा के अनुक्रमणपाती होता है, ये समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार से ये जो है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणपाती होता है, ये समीकरण 4 हो गया। सभी को सॉल्व करेंगे ना तो DB इज इक्वल टू IDL फाइन थीटा बाई R स्क्वायर मिल जाएगा।
तो इसे कहा जाता है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट के नियम और कूलाम के नियम की तुलना एक बार समानता और दूसरी बार असमानता को लेकर करेंगे। तो देखिए अपने पास समानता क्या है, बायो सेवर्ट का नियम और कूलाम का नियम है। समानता है, इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, इसमें भी होता है। इसमें देखो, इसमें फ्रोथ आइडियल में चुंबकीय क्षेत्र रैखिक है, इसमें स्थिर विद्युत क्षेत्र रैखिक है। असमानता की बात करें तो आपको देखिए इस तरफ आपको पूरा लिख लेना है। तो इस तरफ आप जो फिजिक्स का 5 क्वेश्चन था असाइनमेंट का, वो पूरी तरफ यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।